Good evening, Good sir. evening, sir. Good evening, all. सोने का पर्याप्त यार, नींद नहीं है। चलो जी। सो लास्ट क्लास हमने क्या किया था? R1। Yes, sir. तो जैसा कि R1 हमने फाइल कर दिया इसका, ठीक है। 14 तारीख की लास्ट डेट थी। क्वार्टरली रिटर्न्स प्रेफरेंसेस क्या है? रिटर्न फाइलिंग प्रेफरेंसेस अप्रैल टू जून, यानी कि क्वार्टरली है, ठीक है। अभी इस मोमेंट पे चाहे तो हम इसको मंथली कर सकते हैं। तो अगर आपको रिटर्न्स को मंथली करना हो ना, क्वार्टरली से मंथली या मंथली से क्वार्टरली, तो क्वार्टर खत्म होने के बाद आप चेंज कर सकते हो। तो यहाँ पे चेंज का ऑप्शन आता है। यहाँ चेंज के बाद आप यहाँ से फाइनेंशियल ईयर चूज करते हो, यहाँ सर्च करोगे तो ये आपका दिख रहा है। देखो जी, अप्रैल टू जून अभी हमारा क्या है? क्वार्टरली, ठीक है। इसको अभी चाहे तो मंथली कर सकते हैं। कब तक कर सकते हैं? तो 1 फरवरी से लेके 30 अप्रैल तक, ठीक है। यानी कि हम जो अप्रैल टू जून 2025 का जो रिटर्न फाइल करेंगे, फाइनेंशियल ईयर 25-26 का, उसका ऑप्शन आप 1 फरवरी 2025 से 30 अप्रैल तक ओपन रहता है। यहाँ पे आप इसे क्वार्टरली या मंथली मोड में ले जा सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे एप्लीकेबल रिटर्न ड्यू डेट आपको यहाँ पे दिख जाएंगी कि जीएसटीआर। अगर आपको मंथली यहाँ पे आप कलेक्ट करोगे तो आपको जीएसटीआर 1 जो है 11/5 को डालना पड़ेगा, 11/6 को डालना पड़ेगा, 11/7 को डालना पड़ेगा। और मंथली मोड में 3B जो फाइल करनी पड़ेगी वो 20/5 को, 20/6 को, 20/7 को, ठीक है। अगर आप इसको क्वार्टरली रखते हो मोड पे तो आपको बताता है कि जीएसटीआर 1 तो नहीं फाइल करना, आपको आईएफएफ फाइल करना होता है। अगर आपकी B2B सप्लाई है तो 13/5 तक आपको आईएफएफ डालने हैं अप्रैल मंथ की, 13/6 तक डालने हैं आपको आईएफएफ मई मंथ की, और R1 डालना होता है आपको 13 जुलाई तक, ठीक है। और 3B दोनों केस में अप्लीकेबल नहीं होगा, आपको क्वार्टरली 3B चलेंगे 24/7/2025, ठीक है। तो जब भी आपको मंथली टू क्वार्टरली आना हो या क्वार्टरली टू मंथली आना हो, तो स्कीम आपके लिए क्वार्टर खत्म होने के बाद, ठीक है, जो पहला महीना शुरू होता है ना, जैसे, तो जो आपका अगले क्वार्टर के लिए, यानी कि आपको सेकंड क्वार्टर में आप चूज करना चाहते हो, तो फर्स्ट क्वार्टर के सेकंड मंथ से आपको ऑप्शन मिल जाएगा। और सेकंड क्वार्टर के फर्स्ट मंथ तक के क्लोजिंग तक आपको ये ऑप्शन चूज करना होता है, ठीक है। तो जो भी आप ऑप्शन यहाँ पे चूज करोगे, इसके अकॉर्डिंग आपकी रिटर्न फाइल होगी। गाइडलाइंस ये है कि आपको क्वार्टरली रिटर्न का ऑप्शन तब मिलेगा जब आपका एग्रीगेट टर्नओवर बिटवीन 1.5 करोड़ टू 5 करोड़, ठीक है। तो अगर आप इसको क्वार्टरली मोड में रखना चाहते हैं, इसी मोड में रखना चाहते हैं, तो यहाँ पे इसको सिलेक्ट कर लोगे क्वार्टरली मोड। सबसे पहले क्या करेंगे, हम यहाँ पे फाइनेंशियल सिलेक्ट करके सर्च कर लेते हैं। सर्च करने के बाद ये टेबल आ जाएगी हमारे पास, ठीक है। तो यहाँ से आप रिटर्न फ्रीक्वेंसी अपनी सेट कर लोगे, क्या? क्वार्टरली, ठीक है। क्वार्टरली सेट करके इसको आप क्या करना है? सेव करना है। क्वार्टरली सिलेक्ट करोगे तो आपको R1 जो है वो क्वार्टर के लास्ट मंथ के रिटर्न के साथ डालना है, यानी कि जब क्वार्टर खत्म हो जाएगा उसके बाद जो नेक्स्ट मंथ आएगा 13 तारीख तक डालना है। और जो आपका उसके बिटवीन जो जो रिटर्न डालनी होती है वो आईएफएफ होती है। अगर आपने B2B सप्लाई किया है तो आप आईएफएफ के अंदर 13/5 और 13/6 को आप यहाँ पे अपना आईएफएफ डालोगे। और जो 3B होती है वो आपको क्वार्टरली फिल करनी होती है, जिसकी ड्यू डेट 24/7/2025 है, ठीक है। तो ऑप्शन चूज करने के बाद आप इसको सेव करके ओके कर दो, ठीक है। जो प्रोफाइल हैज बीन सिलेक्टेड, ऑलरेडी सिलेक्टेड, क्योंकि हमने ऑलरेडी इसको किया हुआ है तो इसलिए यहाँ पे एरर दिखा रहा है, ठीक है। अभी हम इसको चाहे तो मंथली मोड में सेव कर सकते हैं, बट अभी मंथली मोड में नहीं करेंगे, क्वार्टरली करना है, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि हमें क्वार्टरली रिटर्न फाइल करनी है मार्च मंथ की, तो हम यहाँ पे हम सर्विसेज में जाएंगे, रिटर्न डैशबोर्ड, ठीक है। अब रिटर्न डैशबोर्ड के अंदर में 24-25 Q4 रिटर्न पीरियड मार्च, क्योंकि जनवरी फरवरी क्या हमारा आईएफएफ होगा, ठीक है। सर्च किया, अब हमने R1 अपना फाइल कर दिया। अब हमें 3B फाइल करना है, तो यहाँ हमें 3B मिल रहा है। 3B अगेन दो मोड में प्रिपेयर होती है, एक तो होती है हमारी ऑफलाइन यूटिलिटी के थ्रू और दूसरी होती है ऑनलाइन यूटिलिटी के थ्रू, ठीक है। आज की डेट में हमारा 3B काफी इजी हो गया हुआ है, ठीक है। 3B के अंदर हमें क्या करना होता है, हमारा 3B में होता क्या है कि सामने वाली पार्टी ने जो R1 डाला हुआ है ना, उसके बेसिस पे हमें अपने 3B में इनपुट टैक्स क्रेडिट रिसीव हो जाता है, ठीक है। और अपने इनपुट टैक्स क्रेडिट की डिटेल हम यहाँ पे 2A और 2B के अंदर देखते हैं, ठीक है। तो मैं 2A 2B पे नहीं जा रहा, 2A 2B पे बाद में जाऊंगा, आपको रिकंसिलेशन समझाऊंगा, ठीक है। क्योंकि 2A 2B को हम अगर डिटेल में पढ़ेंगे, रिकंसिलेशन समझेंगे, तो वहां पे हमें आईएमएस पोर्टल भी देखना पड़ेगा, ठीक है। अभी हम क्या करते हैं, फॉर द टाइम बिंग के लिए रिटर्न फाइल करने से पहले आप चले जाओगे अपने आईएमएस में। रिटर्न 3B का रिटर्न फाइल करने से पहले आप यहाँ चले जाओगे
IMS में इनवॉइस सर्विस इनवॉइस मैनेजमेंट सिस्टम पे। अब यहाँ पे आपको इनवर्ट सप्लाई में आना है, ठीक है। यहाँ पे आपकी जितनी भी इनवर्ट सप्लाई है, ठीक है, इनको 3 कैटेगरी में बांटा गया है, जिसकी ऑल अदर आईटीसी, ठीक है, इनवर्ट फ्रॉम द ISD यानी कि इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर, और इनवर्ट फ्रॉम इंपोर्ट। जो भी हम इंपोर्ट करते हैं उसके ऊपर जो भी हम IGST पे करते हैं वो इसके अंदर आएगा। जो भी हम ISD से बाई करते हैं, ISD से हमें रिसीव होता है यानी कि इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर से रिसीव होता है, वो इसके अंदर आता है। और बाकी जो बचे हुए ITC है वो हमारे इसके अंदर आते हैं। तो इसको कैटेगराइज किया गया है B2B के अंदर में। B2B इनवॉइसेस है, B2C इनवॉइसेस अमेंडेड है, ऐसे करके। अब यहाँ पे हमें दिख रहा है कि B2B के अंदर हमारे टोटल 120 इनवॉइसेस है जो कि हमने बाई किए। इसके अगेंस्ट में हमें सामने वाली फॉरवर्ड पार्टी ने R1 फाइल किया, ठीक है। ये इनवॉइसेस किसी भी मंथ के हो सकते हैं, बट ये मेरे अभी अवेलेबल किस मंथ के लिए है? मार्च मंथ की, यानी कि क्वार्टर थर्ड के रिटर्न्स के लिए अवेलेबल है, ठीक है। तो यहाँ पे B2B इनवॉइसेस में आता हूँ मैं, ठीक है। इसके अंदर आपके पास वो भी इनवॉइस आ रहे होंगे जो पार्टी ने अप्रैल के चढ़ाए हैं, ठीक है। जो पार्टी ने अप्रैल की इनवॉइस यानी अप्रैल 2025-26 में भी अगर कोई पार्टी ने चढ़ाया होगा वो भी इनवॉइसेस आपके इसके अंदर आ रहा होगा। तो यहाँ पर टोटल 120 इनवॉइसेस हैं, ठीक है। ऐसे करके आप एक एक करके डिटेल दे सकते हो, ठीक है। अब इस इनवॉइसेस का करना क्या होता है, हमें हमें यहाँ से तब एक तो डाउनलोड कर सकते हो। ये टू ये इस तरह से डाउनलोड करोगे तो आपका इस तरह से IMS आ जाएगा, ठीक है। ये IMS आ जाता है, ये डाउनलोड हो जाएगी पूरी IMS की डिटेल आपकी, ठीक है। यानी कि IMS में किस पार्टी ने कितना अमाउंट दिया है आपको, ये आप अपने इनवॉइसेस से मैच कर सकते हो, ठीक है। या फिर इसको आप, अगर आपका सॉफ्टवेयर है तो वहाँ सॉफ्टवेयर में भी इंपोर्ट करके पार्टी टू पार्टी मैच कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे पास आ रहा है IMS में क्या क्या डिटेल होती है। एक तो पार्टी का GSTN नंबर होता है, ठीक है। पार्टी का नेम होता है, इनवॉइस नंबर होती है, इनवॉइस किस टाइप की है, रेगुलर है, कंपोजिट है, ठीक है। इनवॉइस डेट है, इनवॉइस की वैल्यू है। स्टेटस अभी हमने नो एक्सेल ले रखा है। प्लेस ऑफ सप्लाई यहाँ पे आ जाएगी, टैक्सेबल वैल्यू आती है, यहाँ पे IGST आता है, CGST आता है, ST आता है, ठीक है। और सेस का अमाउंट आता है, सोर्स है GSTR1, ठीक है। और रिटर्न यहाँ पे सोर्स रिटर्न कौन सी है, जनवरी, ठीक है। यहाँ पे देखो ना, तो ऐसे करता है, डेट अप्रैल। तो यहाँ पे दिखेगा कि अप्रैल की भी बहुत सारे इनवॉइसेज हैं जो कि मेरे को इसमें दिख रहे हैं। यानी कि ये सारे इनवॉइसेज हैं जो पार्टी ने R1 अपने R1 के अंदर एंट्री डाल दी होगी। क्या इसका स्टेटस क्या रहा है, इन्होंने फाइल नहीं करा है, इसका स्टेटस क्या है, अभी इस R1 को फाइल नहीं किया। लेकिन बाकी के रिटर्न हम देखेंगे, ठीक है। बाकी की चीजें देखते हैं तो जनवरी, फरवरी, मार्च। यहाँ पे देखो, यहाँ पे जनवरी, फरवरी, मार्च की जितनी रिटर्न है पार्टी ने अपनी सारी की सारी फाइल कर रखी है, ठीक है। और इसका मेरे को क्रेडिट जो रिसीव होने वाला है वो ये रिसीव होने वाला है, ठीक है। यानी कि इस अगेंस्ट में हमारे पास जो क्रेडिट आएगा वो हमारे पास ये आने वाला है, ठीक है। यानी कि जनवरी के क्वार्टर 4 के अंदर में मेरे पास जो ITC रिसीव होगा वो होगा 9,10,895 रुपए का टोटल, ठीक है। IGST हेड के अंदर 2 लाख रुपए का, ठीक है। IGST हेड के अंदर 2 लाख रुपए का, और CGST में 3,54,000 रुपए का, और SGST हेड में 3,54,000 रुपए का, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, यहाँ से मैं इन सारे इनवॉइसेस को मैचिंग करने के बाद इस पे आप क्लिक कर दोगे, ये पूछेगा सिलेक्ट ऑल रिकॉर्ड, तो आप ऑल रिकॉर्ड सिलेक्ट कर लोगे और यहाँ से प्रोसीड के बटन पे क्लिक करोगे, ठीक है। तो ये सिलेक्ट हो गया। अब आपको करना क्या है, यहाँ पे ऊपर में यहाँ पे एक्सेप्ट करना है इसको, ठीक है। इसको एक्सेप्ट कर लेना। एक्सेप्ट जैसे ही करोगे ये सारा ग्रीन ग्रीन हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद आप इसे सेव कर लोगे, ठीक है। जैसे ही सेव करोगे आपका ये सेव हो जाता है, ठीक है। सेव करने के बाद थोड़ा देर वेट करना। एक्शन टेकन 125 इनवॉइसेस रिकॉर्डेड सक्सेसफुली। अब इसके बाद आपको यहाँ पे इसको रिफ्रेश करना है, ठीक है। आप वापस से या तो रिफ्रेश कर दो या एक बार बैक टू समरी में जाओ। अब बैक टू समरी में दिख रहा है ना आपको यहाँ पे 120 इनवॉइसेस एक्सेप्टेड, ठीक है। अब यहाँ पे आपके पास ये एक्शन लेना है आपको, कंप्यूट GSTR टू बी मार्च, ठीक है। कंप्यूट GSTR टू बी मार्च, यानी कि वो सारे इनवॉइसेस जो मेरे टू बी के इनपुट में एलिजिबल होंगे उसके अकॉर्डिंग मेरे को टू बी में इनपुट रिसीव हो जाएगा। और टू बी में कौन से इनवॉइसेस मेरे एलिजिबल होंगे, जो भी पार्टी ने टाइम से फाइल किया होगा अपना रिटर्न, ठीक है। जो भी पार्टी ने अपने टाइम से यानी कि 13 मार्च से पहले या 11 मार्च से पहले जिन्होंने भी अपने रिटर्न फाइल कर दिए होंगे, वो सारे के सारे इनवॉइसेस मेरे टू बी के अंदर उनका क्रेडिट मेरे को मिल जाएगा, ठीक है। लेकिन उन पार्टी ने जिन्होंने 13 मार्च के बाद फाइल किए, रिटर्न तो फाइल कर दिया, मेरे को उसके अंदर आ रहा है, IMS में सारा इनवॉइस आएगा, लेकिन वो क्रेडिट मुझे नहीं मिलेगा। तो ये रिकंसिलेशन का पार्ट है कि कौन से इनवॉइसेस जी पार्टी ने बाद में फाइल किया, कौन से इनवॉइसेस पहले फाइल किए। तो अभी तो हम क्या कर लेते हैं, अब यहाँ पे हम कंप्यूट GSTR टू बी करेंगे यहाँ से और एग्री एंड कंटिन्यू कर देंगे, ठीक है।
अब यहाँ पे हमने अपने जितने भी इनवॉइसेस थे उसको एक्सेप्ट कर लिया और एक्सेप्ट करके अपनी टू बी को कैलकुलेट कर लिया, कंप्यूट कर लिया। अब कंप्यूट करने के बाद हम कहाँ जाएंगे, हम जाएंगे यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे वापस अगर आप देखोगे किसके अंदर, देखो यहाँ पे रिटर्न्स के अंदर आओ, टैक्स लायबिलिटी कंपेरिजन में, रिटर्न्स के अंदर टैक्स लायबिलिटी कंपेरिजन, और यहाँ पे आप 24-25 ओपन करो फाइल, ठीक है। अब यहाँ पे ये तो पहला जो टेबल होता है हमारा ये होता है आउटवर्ड लायबिलिटी का, ठीक है, इसको बाद में डिस्कस करूंगा। दूसरा जो टेबल होता है वो टैक्स लायबिलिटी एंड आईटीसी कंपनी का होता है। तो हमने R1 में जो डिक्लेयर करी है अपनी क्वार्टरली लायबिलिटी, वो ये करी है 3 लाख प्लस 3 लाख प्लस 2 लाख, ऐसे करके ये क्वार्टरली लायबिलिटी अपने लिए टोटल लायबिलिटी कितनी दी है, 9,69,000 रुपए की। और जो टू बी में मेरे पास अभी लायबिलिटी आ रही है, देखो यहाँ पे क्या है, एज पर टू बी, टू बी मेरे पास इनपुट जो रिसीव हो रहा है, ठीक है, वो अभी यहाँ पे मेरे को क्या रिसीव हुआ मार्च के अंदर, 8,97,825 रुपए। लेकिन भाई हमने तो कैलकुलेट क्या किया था, हमने तो कैलकुलेट किया था कि जो मार्च के इनवॉइसेस जितने भी है ना, उसके अकॉर्डिंग मेरे को जो आईटीसी रिसीव होना चाहिए था, वो होना चाहिए था ये 9,10,000 रुपए। तो मेरा डिफरेंस कितने का है, मेरा डिफरेंस है सबसे पहले तो 8,97,000, ठीक है, 825 रुपए 32 पैसे का, ठीक है। यानी कि मेरे को शॉर्ट आईटीसी रिसीव हुआ है, ठीक है, 13,069 रुपए का मेरा शॉर्ट आईटीसी रिसीव हुआ है, जो मेरे आईटीसी अभी इलिजिबल नहीं आ रहे हैं, यानी कि वो आईटीसी है जो मेरे टूबी में रिफ्लेक्ट नहीं हुआ, ठीक है। रीजन इसका कुछ भी हो सकता है, रीजन हो सकता है कि पार्टी ने लेट रिटर्न फाइल किया होगा, 99% रीजन यही है कि पार्टी ने क्या किया, हमारा रिटर्न लेट फाइल किया, जिसके वजह से ये 13,000 का जो मेरे को शॉर्ट फाइल रिसीव हुआ और ये 13,000 का मेरे को आईटीसी रिसीव नहीं हुआ, ठीक है। तो इसी यही बोलते हैं हम टू बी को रिकंसिलेशन। तो टू वे तो ये सारा है जो भी हमारे पास आईएमएस में आ रहा है ना, ये सारा टू वे है, ठीक है। लेकिन टू बी में कौन है, जब हमने इसको कंप्यूट किया, कंप्यूट करने के बाद ये जो एलिजिबल आईटीसी रिसीव हुआ ये हमारा टू बी है, ठीक है। तो ये टू बी और कहाँ होता है, ठीक है। तो अगर हम इसको वापस से रिटर्न डैशबोर्ड में जाते हैं, ठीक है, रिटर्न डैशबोर्ड के अंदर में हम यहाँ पे 25, 24, 25 को सिलेक्ट करेंगे, ठीक है, और जनवरी टू मार्च पीरियड में जाएंगे। अब यहाँ पे देखो टू ए, ऑटो ड्राफ्ट टू ए कौन सा इनवॉइस होता है, टू ए क्या होता है, जो भी पार्टी ने हमें जितनी भी बिल्स हमने परचेज किए हैं वो रिटर्न जब भी फाइल की हो, चाहे वो प्रीवियस पीरियड की हो, करंट पीरियड की हो, ठीक है, जब भी फाइल की है वो क्वार्टर में, यानी कि जनवरी टू मार्च में जितनी भी रिटर्न के अंदर हमारी डिटेल्स आई है वो सारी मेरे टू ए के अंदर आती है, चाहे पार्टी ने टाइम से फाइल किया हो या पार्टी ने लेट से फाइल किया हो, ठीक है। अब यहाँ पे B2B अमेंडेड, B2 में आते हैं, B2 में मेरे को ये सारे इनवॉइसेस दिखता है कि B2B के अंदर टू ए के अंदर, ठीक है, यहाँ पे 1 2 3 जिन पार्टियों की टोटल इनवॉइसेस है, ठीक है, एक ये है एक ये ही है, यानी कि इन सभी पार्टियों से मेरे को टू ए रिसीव हो रहा है, ठीक है, टू ए में रिसीव हो रहा है। अगर मैं डाउनलोड डॉक्यूमेंट CSV करूंगा, ठीक है, तो माई रिपोर्ट ऑफ इनवर्ट सप्लाई, अब आपको यहाँ पे टोटली डिटेल में बता देगा आपको कि एक एक सप्लायर के अगेंस्ट में, एक एक सप्लायर के अगेंस्ट में आपकी कौन कौन सी इनवॉइसेज आपके टू ए के अंदर आ रही है। लेकिन ये टू ए किसका है, ये टू ए सिर्फ और सिर्फ मार्च के इनवॉइसेज का है, ये टू ए सिर्फ किसका है, ये सिर्फ मार्च के इनवॉइसेज का है। तो अगर मैं टू ए को कंपाइल करूँ ना, तो मुझे एवरी मंथ के टू ए को जाना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि मैंने अभी मार्च का सिलेक्ट किया, तो मुझे फिर इसको अगर मुझे टू ए चाहिए तो मुझे टू ए को अगर कंपाइल करना है कि टू ए के अंदर मेरे को सारे इनवॉइसेस कौन कौन से आ रहे हैं, तो मैं फिर जनवरी सिलेक्ट करूंगा, फिर इसका टू ए व्यू करूंगा और यहाँ से इसको डाउनलोड करूंगा, ठीक है, यहाँ से इसको B2B ओपन करूंगा और यहाँ से इसको डाउनलोड करूंगा और सारे को मिला के एक जगह कंपाइल करके देख लूंगा कि मेरे को टू ए में जो इनवॉइसेस हैं, ठीक है, वो मेरे परचेज से मैच कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, ठीक है। अब जब मैं टू बी आता हूँ, ठीक है, टू बी को वापस से ओपन करते हैं, ये टू ए क्या है, ये मंथली व्यू है, ये टू बी क्या है, ये क्वार्टरली व्यू है, यानी कि पूरे तीनों क्वार्टर को मिला के मेरा जो भी इनपुट है ना, वो सारा का सारा यहाँ पे जो इलिजिबल इनपुट है जिसको मैं क्लेम कर सकता हूँ और अपने इस रिटर्न्स में जनवरी टू मार्च वाले रिटर्न में मैं क्लेम कर सकता हूँ, वो टू बी है, ठीक है। तो यहाँ पे दिखा रहा है आईटीसी अवेलेबल, आईटीसी अवेलेबल क्या है, ऑल आईटीसी सप्लाई फ्रॉम द रजिस्टर्ड पर्सन, जो कि 2,02,000 रुपए का ये आया IGST में, ठीक है। तो मैं यहाँ पे देख रहा हूँ कि भाई मेरे पास जो आईटीसी है, ठीक है, उसके अंदर ये 2,02,788 रुपए का तो मैच कर गया, ये मेरे को टू बी में आ गया। लेकिन जो सेंट्रल टैक्स है 3,54,000 और 3,54,053, अब ये भी मैच कर रहा है, बट जो मेरे आईटीसी जो मैंने टैक्स कंपेरिजन लायबिलिटी निकाला था उसके अंदर तो ये 8,97,000 आ रहा है, तो ये क्यों आया, ठीक है।
तो मैं यहाँ पे जाता हूँ, यहाँ पे आ रहा है मेरे पास ITC अवेलेबल, क्रेडिट नोट शुड नॉट बी अगेंस्ट ऑफ द ये। तो यहाँ पे मेरे को ये दिखा रहा है कि ये जो दो इनवॉइसेज है इसके क्या है, ITC अवेलेबल नहीं है। क्यों? क्योंकि इसके क्रेडिट नोट रिसीव हुए। पार्टी ने बिल तो चढ़ाया, साथ साथ में हम पार्टी ने क्रेडिट नोट भी इशू किए और इस क्रेडिट नोट को उन्होंने इसके अंदर डाला है, जो कि अमाउंट है 6534, ठीक है, और दूसरा भी है 6534, ठीक है, 6534। तो मैं दोनों को जब टोटल करूंगा तो मेरा ये, अगर इनवॉइसेज आपको बिल्कुल एग्जैक्ट लिखोगे 6534.90, ठीक है, तो 6534.90 और 0.90। अगर मैं इसको सम करता हूँ, तीनों को मैं सम करता हूँ यहाँ पे दोनों का डिफरेंस देखने के लिए, तो मैं देखता हूँ कि हाँ जी ये, ठीक है, अगर मैं इसको और इसको करता हूँ तो ये आ गया 0। यानी कि जो मेरे ITC नहीं आ रहे हैं वो क्या है, मेरे क्रेडिट नोट्स हैं, ठीक है। ये क्या है, मेरी इन दो पार्टियों के, इन पार्टी ने, इस पार्टी ने, यूसी बारकोड इंपोर्टेड ने क्रेडिट नोट इशू किया है, नोट नंबर 46 के अंदर इनवाइस नोट वैल्यू ये है और इसके अंदर तो टैक्सेबल वैल्यू ये है और CGST और SGST का समरी है। यानी कि मैं ये देख रहा हूँ कि मेरी जितनी भी बाकी पार्टियों ने अपने रिटर्न टाइम से फाइल कर दिए और मुझे सारा का सारा क्रेडिट मिल गया। मुझे ऐसा कोई भी ITC मेरा नहीं छूटा जो पार्टी की लेट रिटर्न फाइल करने से वैसे मुझे नहीं मिल रहा है। अब यहाँ पे ITC नॉट अवेलेबल, ITC यहाँ पर इसको एक बार देख लो, ITC अवेलेबल, ठीक है, सप्लाई फ्रॉम द रजिस्टर्ड पर्सन IMS, ठीक है, ये IMS के थ्रू आ गया। इनवर्ट सप्लाई ISD और इनवर्ट सप्लाई लाइबल फॉर द रिवर्स चार्जेस, ठीक है, कोई बिल रिवर्स चार्ज में बुक होता है तो आपको यहाँ पे भी दिखेगा कि ये पार्टी इनवॉइस आपको रिवर्स चार्जेस में ITC आपको अवेलेबल होगा, बट इसकी पेमेंट आपको पहले 3B में करनी पड़ेगी, तब जाके आपको ITC इसका रिसीव होगा। इंपोर्ट ऑफ गुड्स पे आपको यहाँ पे रिसीव होगा, ठीक है। ITC नॉट अवेलेबल में ऑल द ITC सप्लाई फ्रॉम द रजिस्टर्ड पर्सन, वैसे इनपुट जो कि जिसको आप नहीं ले सकते, क्लेम नहीं कर सकते, वो आपको यहाँ पे दिखते हैं। ITC रिवर्सल, अगर आपने कुछ रिवर्सल किसी का हुआ है तो यहाँ पे देखेगा, और ITC रिजेक्टेड, यानी कि IMS के अंदर आपको ITC आ तो रहा था बट इनवॉइस की वजह से आपने उसको रिजेक्ट कर दिया, इनवॉइस में कोई इश्यू था, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम ओपन 3B कर लेते हैं सबसे पहले तो, ठीक है। हमने डायरेक्टली यहाँ से भी जा सकते थे, ओपन 3B भी कर सकते हैं, और दूसरा हम कैसे करते हैं, रिटर्न डैशबोर्ड में चले जाते हैं। रिटर्न डैशबोर्ड में जाने के बाद ईयर सेलेक्ट करते हैं और अपना मार्च का लास्ट क्वार्टर का लास्ट मंथ क्वार्टरली रिटर्न फाइल करने के लिए, और इसको प्रिपेयर ऑनलाइन करेंगे। ऑफलाइन तो बहुत सिंपल है, जीएसटी फाइल अपलोड कर देते हैं। अब यहाँ पे दिखा रहा है, देखो, सिस्टम जनरेटेड समरी फॉर GSTR 3B। यहाँ तक समझ में आया आप लोगों को? Yes, sir. जाने से पहले क्या क्या Yes, sir. लेने, Yes, sir. क्लियरली समझ में आ गया ना? CV रिटर्न्स प्रिपेयर करने से पहले आपको अपना IMS करना है, ठीक है। IMS में जाके Okay. एक्सेप्ट करना। लेकिन सर जो IMS पोर्टल में जितने इनवॉइस दिखते हैं उतने ही 2B में दिखते हैं क्या? ऐसा नहीं है, IMS पोर्टल में जो इनवॉइस दिखेगा, ठीक है, अगर वो सारे इनवॉइसेस की जो डिटेल है टाइमली फाइल हुई है वही आपके 2B में दिखेगा, अदरवाइज 2A में दिखेगा। और अपन अभी अपने अपने सब के सब एक्सेप्ट कर दिए, वैसा अभी बल्क क्योंकि वो आपके सबके सब 2B में है, इसकी वजह से अपने सब एक्सेप्ट किए। नहीं अभी नहीं, मैंने आपको सबके सब एक्सेप्ट तब करने हैं, आप मैचिंग भी करोगे ना। ये बेसिकली जो IMS दिया गया है वो आपके मैचिंग के लिए दिया गया है कि आप अपने बुक से मैच करो कि आपकी परचेज जो आपने ली है आपके पार्टी ने एक्चुअली चढ़ाई है या नहीं चढ़ाई है, या ऐसा तो नहीं हुआ कि किसी पार्टी ने गलती से आपके GST के अगेंस्ट में चढ़ा दिया, या आपने माल खरीदा था 1 लाख रुपए का प्लस GST 18,000 का था, पार्टी ने चढ़ाया 90,000 प्लस GST, ठीक है। तो अपनी मतलब पहला 2B वेरीफाई करोगे। कैंसिल करना है, बाद में IMS देखनी है। हाँ जी, पहले आप परचेज को IMS से आप क्या करो, IMS को डाउनलोड कर लो, फिर अपने परचेज को वेरीफाई करो, ठीक है। वेरीफाई करने के बाद Okay. आपको सारे परचेज ओके लगते हैं तो सारे परचेज को एक्सेप्ट करो, अदरवाइज आप उनको वहां पे एक्सेप्ट की जगह रिजेक्ट भी कर सकते हो या उनको ऑन Okay. होल्ड भी डाल सकते हो, ओके, ठीक है सर, थैंक यू। ठीक है। जो एक्सेप्ट करोगे वही 2B में आएगा, जो होल्ड करोगे वो या रिजेक्ट करोगे वो 2B में नहीं आएगा। ओके सर, गॉट इट? गॉट इट, थैंक्स। चलो, तो अब यहाँ पे मेरे पास आ गया कि सिस्टम जनरेटेड समरी फॉर 3B, टेबल नंबर 3.1 ABCE, टेबल नंबर 3.111 एंड टेबल नंबर 3.2 GSTR 1 एक क्वार्टरली फॉर्म स्टेटस फाइल, ठीक है, और इसका समरी भी इसका जनरेट हो गया है। टेबल नंबर 3.1D रिवर्स चार्जेस
क्वार्टरली जनरेटेड है, ठीक है। ये भी जनरेट कैसे होता है, अगर किसी पार्टी ने आपके इनवॉइस जीएसटी R1 में चढ़ाते समय ये डाल दिया कि इट्स एप्लीकेबल ऑन रिवर्स चार्जेस, जब वो इनवॉइसेस का आपको जो भी जीएसटी लायबिलिटी है अपने आप इसके अंदर ऐड होके आ जाता है, ठीक है। फिर आता है ये जनरेट हो चुका है और इसका समरी भी जनरेट हुआ है, और टेबल नंबर 4A 1345 4D इनपुट टैक्स क्रेडिट, ये भी इसका भी समरी जनरेट हो चुका है। हम यहाँ पे इसे क्लोज कर देंगे, ठीक है। अब देखो, सिस्टम हैड नॉट जनरेटेड समरी टेबल पॉइंट 5.1 दैट इज फॉर द इंटरेस्ट of form GSTR 3B based on the previous return filed. GSTR 3B as the same is not filed for interest is not applicable, ठीक है। तो इंटरेस्ट है नहीं, हमने टाइम से फाइल कर दिया था, ठीक है। अब यहाँ पे आता है, ये आता है कि 3.1, अब ये 3B में टेबल्स हैं, वो टोटल ये 6 टेबल्स होते हैं। पहला टेबल होता है हमारी सप्लाईज का, जो कि हमने सप्लाई सेल करे हैं, ठीक है। और ये आती कहाँ से है, हमारी R1 से आएगी। ये जो 3 सप्लाई है ना, ये हमारी R1 से अपने आप उठ के आएगी, आपको इसके अंदर कुछ भी नहीं करना है, ठीक है। आपको यहाँ पे कोई डिटेल नहीं डालनी, ये अपने आप R1 से आपकी उठ के आएगी, ठीक है। तो यहाँ पे टेबल नंबर 3.1 में आ रहा है कि हमने जो सप्लाई करी है, ठीक है, वो आउटवर्ड सप्लाई कितनी करी थी, जो कि कितनी, जिसपे हमने टैक्स चार्ज किया था, वो सप्लाई अदर देन जीरो रेटेड, नील रेटेड और एग्जेम्प्टेड, ठीक है। जीरो रेटेड सप्लाई मैंने आपको पहले बताया, वो सप्लाई जो एक्सपोर्ट की होती है, वैसे हमारी कोई सप्लाई नहीं थी। हमने टेबल नंबर 6 में जीएसटीआर 1 के कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं डाली थी, इसलिए इंफॉर्मेशन 0 ब्लैंक होके आई है। अदर आउटवर्ड सप्लाई जो कि नील रेटेड है और एग्जेम्प्टेड है, वो कोई भी नहीं है, उसकी सिर्फ वैल्यू आएगी, उसका कोई टैक्स नहीं आएगा यहाँ पे, ठीक है। अगर होती तो मेरे R1 में डली होती और R1 से उठ के आएगी, यानी कि टेबल नंबर 3.1 में जो भी वैल्यू आती है ना, वो सारी की सारी आप जो अपना R1 फाइल करते हो, आप जो R1 फाइल करते हो उसकी थ्रू आता है, ठीक है। इसमें आप ऐसी कोई डिटेल नहीं डालते हो, यहाँ तक कोई डिटेल नहीं डालते हो, इन टेबल में कोई डिटेल नहीं डालते हो जो कि आपने नहीं किया है, ठीक है। मतलब इसके अलावा कुछ भी नहीं बचता। तो जो भी आपने R1 में फाइल किया होगा, उस R1 के अकॉर्डिंग आपकी डिटेल निकल के आ जाएगी। इवन पॉइंट नंबर डी में, ठीक है, जो कि होता है इनवर्ट सप्लाई लाइबल टू रिवर्स चार्जेस, ठीक है। इनवर्ट सप्लाई लाइबल टू रिवर्स चार्जेस, जैसे आपने जीटीए की सर्विसेज ली है, ठीक है। अगर जीटीए के सप्लायर ने आपके R1 के अगेंस्ट मार्क किया है कि भैया ये सर्विसेज जो थी इनवॉइसेस थे वो रिवर्स चार्ज में था, तो आपको ऑटोमेटिकली यहाँ पे उसकी लाइबिलिटी निकल के आ जाएगी, ठीक है, क्योंकि 2A से हमारे आता है यहाँ पे, ठीक है। अदरवाइज अगर आपने ऐसी कोई सर्विसेज प्रोवाइड की है, ठीक है, जो कि रिवर्स चार्ज में आती है, तो अगेन आप R1 में डालोगे और सामने वाले के यहाँ पे निकल के आएगी, ठीक है। तो कोई भी ऐसी सर्विसेज आप जैसे रिसीव करते हो जहां पे आप सामने वाले पर्सन को टैक्स नहीं दे रहे हो, ठीक है, सामने वाले पर्सन को टैक्स नहीं दे रहे हो, उसका टैक्स आपको यहाँ पे आता है और आपको यहाँ पे उसको पे करना होता है। तो अगर गलती से कोई इनवॉइस छूट गया, आपने उसको मार्क नहीं किया, तो आप यहाँ पे इसको ऐड कर सकते हो रिवर्स चार्जेस में। जो भी आप यहाँ पे ऐड करोगे, इसको आपको कैश लेजर के थ्रू ही सेटल करना होगा, आप इसको इनपुट के थ्रू सेटल नहीं कर सकते हो, ठीक है। अभी हम इसको पहले एक ओवरव्यू के थ्रू देख लेते हैं, ठीक है। पहले फिर आपका आ रहा है सप्लाई नोटिफाइड, ठीक है, डिटेल ऑफ द सप्लाई नोटिफाइड अंडर सेक्शन 9 सबसेक्शन 5 ऑफ द सीजीएसटी एक्ट एंड कॉरस्पॉन्डेंस प्रोविजन इन द आईजीएसटी यूजीएसटी एसजीएसटी एक्ट, ठीक है। अब यहाँ पे टेबल नंबर 3.111 एंड 12 आर ऑटो ड्राफ्टेड बेस्ड ऑन द वैल्यू प्रोवाइडेड इन जीएसटीआर 1 और आईएफएफ। तो अगेन यहाँ पे भी आपका जो भी वैल्यू आपने जीएसटीआर 1 में डाली होगी वो ऑटोमेटिकली आएगी, यानी कि सब कुछ जो इंपॉर्टेंट है ना वो R1 है। आपको R1 बड़े अच्छे से फिल करना है। जब अपना R1 आप अच्छे से फिल करोगे तो आपकी 3B में वैल्यू ऑटोमेटिकली आएगी। आपको 3B के अंदर कुछ नहीं करना, आपको 3B के अंदर कोई भी टेबल्स में कुछ वैल्यू नहीं डालनी होती। अगर आपने R1 में वैल्यू डाला है, यहाँ इंटरस्टेट सप्लाई भी मेरी आ गई कि हमने हरियाणा के अंदर टैक्सेबल सप्लाई इतनी करी है और इसके ऊपर ये मेरी जीएसटी लायबिलिटी है, ठीक है। इसके बाद मेरी इलिजिबल आईटीसी, ये 3 मेरी क्या है, सेल से रिलेटेड, ठीक है। तो मेरी जो एक्चुअल लायबिलिटी है वो ये है, ये वाली लायबिलिटी तो बस मैंने बोला कि अलग से मेरे को बता दो कि ये इंटरस्टेट सप्लाई क्या किया है, ठीक है। तो टेबल नंबर 3.1 में कह रहा है कि मेरे को टोटल आईजीएसटी की जो लायबिलिटी है वो है 7,13,505 रुपीज। जो मेरी सीजीएसटी की लायबिलिटी है वो 1,33,044 रुपए की है और मेरी एसजीएसटी की लायबिलिटी भी है वो 1,43,044 रुपए की है और सेस की मेरी कोई भी लायबिलिटी नहीं है, यानी कि कोई भी मेरा आउटपुट लायबिलिटी इतनी नहीं आ रही है। अब मैं आ जाता हूँ पॉइंट नंबर 4 के अंदर में, जो कि हमारा होता है इलिजिबल आईटीसी की, क्योंकि पॉइंट नंबर 5 तो बस मेरे पास वो एग्जेम्प्टेड, नील रेटेड और जीएसटी इनवर्ट सप्लाई, कोई भी ऐसी परचेजेज मैंने करी है जिसपे मैंने जीएसटी, जो जीएसटी एग्जेम्प्टेड था, जो जिसपे जीएसटी का कोई रेट ही नहीं था, नील रेटेड था, या कोई जो जीएसटी के दायरे में नहीं था, तो वहां पे मुझे इसको बस डिटेल देनी होती है कि वैसे मुझे सप्लाई बता दो जो कि आपने फ्रॉम द सप्लायर अंडर द कंपोजिशन स्कीम लिया है, एग्जेम्प्टेड लिया है या नील रेटेड लिया है, वैसी इंटरेस्टेड सप्लाई कितनी है और इंटरेस्टेड कितनी है। सप्लाई मतलब वैल्यू ऑफ द
गुड्स या सर्विसेज। और अगेन नॉन जीएसटी कितनी है, इंटरस्टेट कितना करा और इंट्रा कितना करा, ये बस अमाउंट डाल के मुझे कंफर्म कर दो, ठीक है, क्योंकि इस पर जीएसटी तो आएगा नहीं, ठीक है। अब हम बात करते हैं पॉइंट नंबर 4 की, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। अब पॉइंट नंबर 4 में भी आपको कुछ नहीं करना अभी, ठीक है, अभी कुछ नहीं करना। पॉइंट नंबर 4 में बहुत कुछ करना होता है, बट मैं आपको अभी समरी समझा रहा हूँ जीएसटी 3B का। एक्चुअल जीएसटी 3B हम एग्जाम्पल के थ्रू चलेंगे, ठीक है, क्योंकि ये पार्टी का है तो इसमें ज्यादा कुछ चेंजेस नहीं कर सकता, मैं आपको एक प्रोसीजर समझा रहा हूँ सारा, ठीक है। तो यहाँ एलिजिबल आईटीसी आ रहा है, यहाँ पे एलिजिबल आईटीसी का मतलब वो आईटीसी या जो आप क्लेम के लिए आपके पास अवेलेबल है, और आप जब क्लेम करोगे तो उसको आप आईटीसी से सेटअप, मतलब अपने आउटपुट लाइबिलिटी से सेटअप भी करोगे, ठीक है। तो टेबल नंबर 4A, ठीक है, आईटीसी अवेलेबल वेदर इन पार्ट और फुल, वेदर इन फुल और पार्ट दोनों आईटीसी होंगे। पहला इंपोर्ट ऑफ गुड्स का, इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज का, तो अगर आपने करा होगा तो आपको ऑटोमेटिकली वो आईएमएस के थ्रू आ जाना चाहिए यहाँ पे, अदरवाइज नहीं आएगा। यहाँ पे वैल्यू, यहाँ पे यानी कि वो वैल्यू आएगी जो इंपोर्ट ऑफ गुड्स के थ्रू आई होगी आईजीएसटी, और इंपोर्ट ऑफ सर्विस अगर करा हुआ तो आईजीएसटी आएगी, इसलिए कॉलम नंबर सिर्फ आईजीएसटी वाला ओपन है, सीजीएसटी और एसजीएसटी के ये हाइड है, ठीक है। इनवर्ड सप्लाई लाइबल टू रिवर्स चार्जेस अदर देन 1 और 2। तो ये जो यहाँ जो वैल्यू आती है, अगर आपने टेबल नंबर, ये मैं आपको दिखा देता हूँ बस, ठीक है। अगर इस टेबल के अंदर में, यहाँ पे टेबल नंबर 3.1 में सपोज करो मैं डालता हूँ कि इनवर्ड सप्लाई लाइबल टू रिवर्स चार्जेस जो था वो 1200 का मेरा आईजीएसटी में था, और 500 का सीजीएसटी में और 500 का एसजीएसटी में, ये मैं कंफर्म करता हूँ सपोज करो, ठीक है। अब देखो क्या होगा, मैं आपको समझाता हूँ। यहाँ पे एलिजिबल आईटीसी आ जाएगी, जो आपने वहां पे 1200 डाला है, ठीक है, 1200 किस में डाला था, रिवर्स चार्ज के अंदर में, कि 1200 की मेरी रिवर्स चार्ज की लायबिलिटी है, ठीक है। तो ये सेम अमाउंट आप यहाँ पे 1200 रुपए यहाँ पे इंटर करोगे, ठीक है, 500 रुपए यहाँ पे इंटर करोगे और 500 यहाँ इंटर करोगे, ठीक है। क्योंकि मैं सिस्टम कंप्यूटेड 2B से ज्यादा यहाँ इंटर कर रहा हूँ, इसलिए ये फिगर रेड हो जाएगी। तो जब भी आप कोई भी फिगर यहाँ पे एंटर करते हो जो कि सिस्टम कंप्यूटेड लायबिलिटी इनपुट से ज्यादा होता है, 2B से ज्यादा होता है, तो फिगर आपकी रेड में दिखाती है, ठीक है। तो ये फिगर चूंकि मैंने अपनी मर्जी से डाला है इसलिए मेरे को यहाँ पे रेड दिखा रहा है, ठीक है। यानी कि आईटीसी जब भी आप एक्सेस क्लेम करोगे तो आपका ये वैल्यू रेड हो जाएगा, लेकिन वहीं पे अगर लायबिलिटी आप एक्सेस डिक्लेयर करोगे तो वैल्यू रेड नहीं होगी, ठीक है। देखो यहाँ पे हमारी वैल्यू रेड नहीं हुई है, ठीक है, क्योंकि हमने यहाँ पे मेरी कोई लायबिलिटी नहीं आ रही थी, हमने यहाँ पे जबरदस्ती का अमाउंट डाला था। अगेन यहाँ पे अगर कोई वैल्यू आप ज्यादा लेते हो, सपोज करो आप यहाँ पे टैक्सेबल वैल्यू ज्यादा कर देते हो, ये सेल को ज्यादा कर देते हो, आप इसको कर देते हो 190 को, सपोज करो आप इसको कर देते हो 190 को 90, ये कुछ भी चेंज करोगे तो ये देखो रेड हो रहा है ना रेड। तो आपको रेड नहीं करना, आपको ये जो वैल्यू है यहाँ पे अगर ज्यादा दोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, कम करोगे तो रेड कर देगा, क्योंकि भैया आपने लायबिलिटी तो R1 में ज्यादा डिक्लेयर करती, यहाँ क्यों कम कर रहे हो। आईटीसी आप इसी तरह आईटीसी में आपके 2A के अकॉर्डिंग तो इनपुट कम आ रहा है, आप यहाँ पे आईटीसी क्यों ज्यादा ले रहे हो, तो आपको यहाँ पर रेड का साइन दे देगा कि भैया इसमें कुछ गड़बड़ है, आप इसको प्लीज मत कीजिए, चेक कर लीजिए, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास आता है नीचे बाकी बचता है, यानी कि जो भी मेरे पास इनपुट आया उसका डिस्ट्रीब्यूशन है। इनपुट मेरे को इनपुट ऑफ गुड्स से कितना आ रहा है, इनपुट ऑफ सर्विस से कितना आ रहा है, इनवर्ट सप्लाई से लाइबल टू रिवर्स चार्जेस से मुझे क्या इनपुट रिसीव होगा, ठीक है, साथ में इनवर्ट सप्लाई फ्रॉम द ईएसटी से मुझे क्या रिसीव होगा, और उसके अलावा जो इनपुट बच गया बाकी जो परचेजेस है वो सारे के सारे आते हैं ऑल अदर आईटीसी में। तो यहाँ मेरे पास ऑल अदर आईटीसी में आ रहा है कि 2,02,788 रुपए जीएसटी में, और सीजीएसटी के अंदर आ रहा है मेरे पास 3,47,515, और एसजीएसटी में आ रहा है 3,47,515, सेस का मेरा कोई इनपुट नहीं है। अब पॉइंट नंबर बी होता है जो कि होता है आईटीसी रिवर्स, यानी कि वो आईटीसी जो कि आप रिवर्स कर रहे हो, रिवर्स आइदर कभी प्रीवियस आपने ज्यादा ले लिया अब आपको ये रिवर्स करना पड़ रहा है, ठीक है, या फिर आपने, दो रूल है इसके, एक तो है एज पर रूल 38, 42, 43 एंड 44, ये रूल हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। और साथ में इनमें से वो आईटीसी जो कि ब्लॉक्ड के अंदर में, जो कि ब्लॉक्ड है, सेक्शन 17 सबसेक्शन 5 ऑफ सीजीएसटी एक्ट ब्लॉक्ड क्रेडिट को कहता है, वो भी हमने सेक्शन नहीं पढ़ा है, तो वो आपको यहाँ पे इंटर करना पड़ेगा ऑटोमेटिक कैलकुलेट करके कि ये जो आईटीसी है इसके अंदर से ऐसा कौन सा आईटीसी है जो कि इधर ब्लॉक्ड है या मुझे इसको नहीं लेना है, या फिर प्रीवियस ईयर्स में प्रीवियस रिटर्न्स में मैंने कोई एक्सेस क्लेम कर रखा था, या डिपार्टमेंट की तरफ से मेरे पास असेसमेंट में नहीं निकल के आया है कि आपको ये आईटीसी रिवर्स करने पड़ेंगे, जो आपने क्लेम किए थे आपके लिए आप एलिजिबल नहीं थे, वो सारे के सारे आईटीसी आपके इन आईटीसी रिवर्सल वाली कैटेगरी में आते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे काफी सारी चीजें होती है रिवर्स के अंदर में, रिवर्स के अंदर में एज पर रूल 38, 42, 43 ऑफ सीजीएसटी रूल, ब्लॉक क्रेडिट रूल, उसके बाद अदर्स है, फिर उसके बाद अदर डिटेल के अंदर आईटीसी रिक्लेम विच वर रिवर्स अंडर द टेबल,
4.B2 and the eligible ITC under section 16(4) but ITC restricted due to the point of supply rule। तो ये जो रिवर्सल वाला पॉइंट है ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है और इसको आपको समझने के लिए आपको पहले ये सारे सेक्शन समझने पड़ेंगे और हम सेक्शन अब 3B के क्लास के बाद शुरू कर दूंगा ताकि आपको दोबारा से जब मैं R1 और 3B पे लेके आऊं, ठीक है, तब तक आप इसको अच्छे से रिकॉल कर चुके हो और आपको ये समझ में आ जाए। क्लियर है? ठीक है, तो अभी हमारे पास कुछ भी रिवर्सल के लिए नहीं है इसलिए हम यहाँ पे 0 0 0 0 छोड़ देते हैं। अगर यहाँ पे हम कुछ भी रिवर्स के लिए डालेंगे, सपोज को यहाँ पे हम डाल देते हैं 2000 रुपीज, तो देखो यार 2000 से मेरे पास आईटीसी, मेरा जो नेट आईटीसी है ना वो मेरा यहाँ पे जब मैं कंफर्म करूंगा तो मेरा नेट आईसी मेरा यहाँ से कम हो जाएगा। ठीक है, अब सपोज करो यहाँ पे मैं 2 लाख, देखो यहाँ कम हो गया ना, ये 2 लाख 2000 अवेलेबल था या 2000 डाला तो यहाँ अवेलेबल क्या आईटीसी हो गया 2,788 रुपए। तो इन फिगर्स में आप जो भी अमाउंट डालोगे उससे क्या होगा, आपका आईटीसी कम होता चला जाएगा, यानी कि आप अपने आईटीसी को जो अवेलेबल आईटीसी है उससे अपना पुराना आईटीसी खत्म कर रहे हो, या आप ये बता रहे हो कि इन आईटीसी में मेरा कुछ आईटीसी जो है ब्लॉक्ड है, वो ब्लॉक क्रेडिट रूल में आता है, उसका मुझे आईटीसी नहीं मिलना है। ठीक है, अदरवाइज इसको 0 0 छोड़ेंगे, अभी हम कुछ भी नहीं कर रहे और इसको हम यहाँ पे कर देंगे कंफर्म। समझ में आ रहा है आप लोगों को 3B क्लास? सर ये ब्लॉक आईटीसी वो समझ में आ रहा है वो क्या बोल रहे हो? ब्लॉक्ड आईटीसी वो आईटीसी होता है जिसका क्रेडिट हमें नहीं मिलता है। जैसे मैं फॉर एग्जांपल बताता हूँ, फॉर एग्जांपल मान लो आप कोई स्कूटर खरीदते हो, ठीक है, आपका काम क्या है, मैं सपोज करो मैं सर्विस प्रोवाइडर हूँ, मैं गौरव कुमार एंड कंपनी कॉस्ट अकाउंटिंग फॉर्म भी रन करता हूँ और ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट भी, सपोज दैट पे ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट भी रन करता हूँ। तो मैं अगर स्कूटर खरीदता हूँ तो स्कूटर का जो आईटीसी है वो मुझे नहीं मिलेगा, पहली चीज, क्योंकि जो व्हीकल पे जो आईटीसी है अदर देन ट्रांसपोर्टर जो कि उसी बिजनेस में इन्वॉल्व है या टूर एंड ट्रेवल्स, उसके अलावा उनको आईटीसी किसी को भी उसका आईटीसी नहीं मिलता है। या फिर मैंने कोई अपने लिए या अपने एम्प्लॉय के लिए कोई मेंबरशिप खरीदी है, लाइफ इंश्योरेंस खरीदा है, ठीक है, उसका ऊपर जीएसटी लगता है, उसका आईटीसी नहीं मिलता। तो वैसे बहुत सारे आईटीसी होते हैं जो कि हमने पे तो किए होते हैं सामने वाले पर्सन को, ठीक है, टैक्स के रूप में, लेकिन उसका हमें क्रेडिट नहीं मिलता। ठीक है, भले हम उसको बिजनेस में यूज कर रहे हैं लेकिन फिर भी मैं उसका क्रेडिट अवेल नहीं कर सकता, उसे बोलते हैं ब्लॉक्ड क्रेडिट और उसका रेफरेंस दिया गया है सेक्शन 17 सबसेक्शन 5 में। समझ गए? ओके सर, थैंक यू, थैंक यू। चलो, तो इस तरह से हमने एलिजिबल आईटीसी कर दिया। अब यहाँ पे हम एग्जेम्प्टेड लिमिट बता दिया। अब यहाँ पे हम करेंगे इंटरेस्ट, लेट फीस एंड प्रीवियस टैक्स पीरियड। अब यहाँ पे अगर आपने प्रीवियस मंथ की रिटर्न्स फाइल करने लेट फाइल करी है तो लेट फीस आएगी, और प्रीवियस मंथ की रिटर्न अगर आपने लेट नहीं करी है तो कोई लेट फीस नहीं आएगी। ठीक है, तो यानी कि प्रीवियस मंथ या क्वार्टर में जो भी आपने प्रीवियस जो टैक्स पीरियड था आपके रिटर्न्स के लिए 3B का, उसमें जब डिले करोगे आप तो उसके डिले का जो गैप होगा, ठीक है, यानी कि सपोज करो 24, पिछले वाला रिटर्न्स का डेट क्या था 24 जनवरी, अक्टूबर से दिसंबर का 24 जनवरी। अब इसने 24 जनवरी की जगह मान लो इसने रिटर्न फाइल किया 28 जनवरी को, तो जो 4 दिन का लेट फीस है ना वो उसको अगले महीने के अगले जो टैक्स पीरियड का रिटर्न है उसमें इसको पे करना पड़ेगा। ठीक है, तो जो लेट फीस है वो लेट फीस वाले कॉलम में आती है, यहाँ पे आएगी ऑटोमेटिकली, यहाँ पे आपको नहीं कैलकुलेट करना, ये ऑटोमेटिकली निकल के आएगा। और ये डिपेंड करता है कि मेरी रिटर्न जो प्रीवियस मंथ की रिटर्न थी वो मेरी नील वाली थी या मेरी टैक्स लायबिलिटी वाली थी, यानी कि मैंने कोई सेल किया था या नहीं किया था। अगर सेल किया होगा आउटपुट लायबिलिटी थी तो मुझे नील के अकॉर्डिंग नहीं लगेगा, मेरे को नॉर्मल लगेगा। ठीक है, और अगर आप नॉर्मली नील वाला है तो 500 रुपए फिक्स है, मैक्सिमम लेट फीस होगी वो 500 रुपए होगी नील वालों के लिए। प्रीवियस क्वार्टर का रिटर्न या प्रीवियस मंथ का रिटर्न अगर नील का है तो आपको 500 रुपए से ज्यादा का लेट फीस कभी भी नहीं लगेगा, और अगर आपका सेल था तो 2000 से ज्यादा की लेट फीस कभी नहीं लगेगी, इसकी कैपिंग करेगी। ठीक है, अगर आपने प्रीवियस मंथ का एडजस्टमेंट सपोज करो 24 तारीख की डेट थी और 28 तारीख को आप रिटर्न फाइल कर रहे हो और आपका टैक्स लायबिलिटी बनता है, आप टैक्स लेजर से पे भी कर रहे हो, टैक्स लेजर से पे कर रहे हो, तो उस केस में आपको ऑटोमेटिकली इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा और यहाँ पे आपको इंटरेस्ट का कॉलम यहाँ पे दिखाएगा। हम यहाँ पे रिकम्प्यूट इंटरेस्ट कर देते हैं तो भी मेरे पास कोई भी इंटरेस्ट नहीं आता है। क्यों? क्योंकि मेरे रिटर्न जो पिछली बार हुई है वो बिल्कुल टाइमली हुई है और मेरी कोई भी टैक्स लायबिलिटी लेट नहीं गई है। ठीक है, इसके बाद मैं इसे कंफर्म कर दूंगा। ठीक है, अब ये कंप्लीट करने के बाद मैं इसको करता हूं सेव। ठीक है, अगर आप कभी भी कोई भी फील्ड में चेंज करोगे ना ये आपका टेबल रेड हो जाएगा। सपोज करो फॉर एग्जांपल मैं आपको छोटा सा एग्जांपल देता हूं, यहाँ पे 788 आ रहा है, मैं बस 789 कर देता हूँ, 798 कर देता हूँ, 798 देखो रेड हो गया ना, और इसको ओके कंफर्म करूंगा, देखो ये टेबल मेरे को रेड में शो करेगा, यानी कि जो एलिजिबल आईटीसी था 2B के अकॉर्डिंग उससे ज्यादा आपने क्लेम किया है, इसलिए ये क्या हो गया जी, रेड हो गया। ठीक है,
ये आपको बता रहा है कि आपने इसमें ज्यादा क्लेम किया था। ठीक है, तो वापस से मैंने इसको कर दिया क्लेम सही। ठीक है, इसको सेव करने के बाद पहले सेव का बटन दबाओगे, सेव का बटन दबाने के बाद इसको आपको रिफ्रेश का बटन दबाना है। ठीक है, रिफ्रेश का बटन दबाओ। रिफ्रेश बता सिस्टम है नॉट जनरेटेड द समरी टेबल पॉइंट 5। ठीक है, वापस से इसको रिफ्रेश करो। ठीक है, अभी भी नहीं आ रहा, वापस से कंप्यूट इस पे जाएंगे हम। ठीक है, इसको एक बार रिकम्प्यूट करेंगे। रिकम्प्यूट करने के बाद मैं इसको कंफर्म कर देता हूं। कंफर्म करने के बाद वापस से सेव करता हूं। तो रिफ्रेश करेंगे। अब आ गया प्रोसीड टू पेमेंट। अब प्रोसीड टू पेमेंट वाले टैब पे आ जाते हैं। अब यहाँ पे देखो टेबल नंबर 6 है, 5 तक हमने देख लिया। टेबल नंबर 6.1 जो कहता है पेमेंट ऑफ टैक्स, ये जो कॉलम होता है ये बताता है कि आपके कैश लेजर में क्या पैसा पड़ा हुआ है। ठीक है, कैश लेजर में टैक्स हेड में आपके आईजीएसटी वाले में कितना है, सीजीएसटी में कितना है, एसजीएसटी में कितना है, सेस अमाउंट में कितना है, इंटरेस्ट हेड में ये कितना है, इंटरेस्ट हेड में आईजीएसटी वाले में कितना है, सीजीएसटी में कितना है, एसजीएसटी में कितना है, सेस में कितना है। ठीक है, उस तरह लेट फीस हेड में आपका कैश लेजर में कितना पैसा पड़ा हुआ है और राइट करेंगे तो मेरे पास क्रेडिट लेजर आ जाएगा। तो क्रेडिट लेजर में बता रहा है कि आपका टोटल बैलेंस इंक्लूडिंग करंट मंथ, टोटल बैलेंस इंक्लूडिंग करंट मंथ यानी कि प्रीवियस मंथ का बैलेंस अगर कोई क्वेरी फॉर हो रहा है प्लस अभी जो आपने टेबल नंबर 4.1 में डाला था आईटीसी, उसके अकॉर्डिंग टोटल मिला के आपके पास क्या आईटीसी है। तो टोटल मिला के मेरे पास आईटीसी है, आईजीएसटी में ये आईटीसी है। प्रीवियस मेरा कोई भी आईटीसी नहीं था, हमने कैश लेजर के थ्रू ही पे किया था। ठीक है, तो करंट मंथ को जो भी मेरे पास आ रहा है वो करंट मंथ का ही आ रहा है, प्रीवियस कोई कैरी फॉरवर्ड नहीं हो रहा है। तो ये मेरे पास टोटल आईटीसी जो अवेलेबल है वो 8,97,825 रुपए। ठीक है, अब यहाँ पे ये तो हमारे पास क्या अवेलेबल है यानी कि कैश लेजर में अवेलेबल है और आईटीसी अवेलेबल है। अब यहाँ पे हम टैक्स की सेटलमेंट करते हैं। तो सेटलमेंट में दो चीज आएंगी। सेटलमेंट में तो पहले आएगा जो मेरी लायबिलिटी है आउटपुट की, वो मेरी इनपुट से में से सेटल होगी। तो इनपुट टैक्स क्रेडिट का जो रूल है वो रूल ये कहता है कि आईजीएसटी के पास जो भी इनपुट है, आईजीएसटी के पास जो भी इनपुट है वो सबसे पहले सेटल होगा। ठीक है, वो सबसे पहले सेटल होगा और उस सेटलमेंट में भी क्या होगा, आईजीएसटी पहले आईजीएसटी को देगा, फिर सीजीएसटी को देगा, फिर एसजीएसटी को देगा। ठीक है, उसके बाद जब आईजीएसटी का सारा क्रेडिट मेरे पास जो इनपुट टैक्स क्रेडिट वो सारा खत्म हो जाएगा तब मैं सीजीएसटी और एसजीएसटी को यूटिलाइज करूंगा। अब जो सीजीएसटी का क्रेडिट है वो आईजीएसटी को देगा और सीजीएसटी को देगा। ठीक है, वो एसजीएसटी को नहीं दे सकता है। और अगर एसजीएसटी के पास जो क्रेडिट अवेलेबल है वो आइदर आईजीएसटी को दे सकता है या एसजीएसटी को देगा, अगेन वो सीजीएसटी को नहीं दे सकता। यानी कि सीजीएसटी और एसजीएसटी के क्रेडिट आपस में हमारे इंटरचेंज नहीं हो सकते, सेटल नहीं हो सकते, दोनों भाई आपस को पैसा नहीं दे सकते। तो मेरे पास जो लायबिलिटी भी आ रही है वो लायबिलिटी आ रही है ये। ठीक है, देखो मेरे पास लायबिलिटी आ रही है रिवर्स चार्ज एंड सप्लाईज अंडर सेक्शन 9(5). ठीक है, जो कि ई कॉमर्स पोर्टल से है। यहाँ पे आईजीएसटी की लायबिलिटी 500 रुपए की आ रही है, सीजीएसटी की लायबिलिटी 500 की आ रही है और एसजीएसटी की लायबिलिटी मेरी 500 की। ठीक है, अपने आप यहाँ पे लायबिलिटी R1 के थ्रू मुझे निकल के आई है। ठीक है, साथ में मैं एक बार इसको वापस से वेरीफाई कर सकता हूँ। रुक जाओ, मैंने साथ डिलीट नहीं किया था क्या 500 वाला, तभी यहाँ से निकल गया। हाँ, ये डिलीट नहीं किया था ना इसीलिए यहाँ से निकल गया था, क्योंकि ऐसा तो हमारा था नहीं कुछ भी लायबिलिटी। ठीक है, रिवर्स चार्ज सेक्शन 9(5) में है ना। ठीक है, ये लायबिलिटी नहीं है हमारी कुछ भी, कंफर्म करते। ठीक है, तो आपने देखा ना कैसे आपने अगर यहाँ पे टेबल नंबर 5 में डाला तो यहाँ पे बोलेगा आपको कि वो आपको वहां पे 500 रुपए आपने 1200 500 की लायबिलिटी आपने डाली। ठीक है, अब यहाँ पे देखो मेरे पास क्या आ रहा है पेमेंट ऑफ टैक्सेस में कि रिवर्स चार्ज की मेरी कोई भी लायबिलिटी नहीं है। ठीक है, मेरी रिवर्स चार्ज की कोई भी लायबिलिटी नहीं है, अगर होती तो मुझे इस कॉलम में दिखता है। जो मेरी अदर देन रिवर्स चार्ज की लायबिलिटी है वो 7,13,000 तो आईजीएसटी की लायबिलिटी है। ठीक है, ये कॉलम मेरे कितने आईजीएसटी के हैं। ठीक है, और सीजीएसटी की लायबिलिटी कितनी है 1,33,000 की है और एसजीएसटी की लायबिलिटी कितनी है 1,33,000 की है। मेरे पास जो अब इसकी जो पेमेंट है यानी कि टोटल पेमेंट कितनी है 7 8 9 लाख रुपए। ठीक है, 9,46,000
66,000 और ये मतलब समथिंग तुम आपका 9,69,80,000 के आसपास, 9,80,000 के आसपास ये आपका लाइबिलिटी बनता है। अब मेरे पास आईटीसी जो है वो सबसे पहले तो आईजीएसटी है। अब ये जो देखो पेड थ्रू, अब इसको मैं पेमेंट कैसे करूंगा, इसकी पेमेंट तो सबसे पहले मैं आईटीसी से करूंगा और फिर जो बच जाएगा उसको मैं कैश लेजर से करूंगा। तो यहाँ से यहाँ तक का जो पार्ट है वो आईटीसी का पार्ट है, यहाँ से यहाँ तक का जो पार्ट है वो आईटीसी का पार्ट है। अब इसमें पेड थ्रू आईटीसी आ रहा है, इसमें सबसे पहले आईजीएसटी को यूटिलाइज करेंगे। तो आईजीएसटी का क्रेडिट मेरे पास कितना था, 2,02,000 रुपए। तो सिस्टम ऑटोमेटिकली सबसे पहले तो करेगा, ठीक है। अब यहाँ पे 2,02,000 रुपए की जो इनपुट है यहाँ पे बता रहा है कि ये पूरा का पूरा किसको जा रहा है, आईजीएसटी को, क्योंकि सबसे पहले तो आईजीएसटी का इनपुट सेटल होगा और सारा का सारा पहले किसको जाएगा, आईजीएसटी को जाएगा, ठीक है। उसके बाद ठीक है सीजीएसटी के क्रेडिट्स को हम देंगे, ठीक है। उसके बाद हम सीजीएसटी पे आएंगे। अब सीजीएसटी का जो क्रेडिट है पहले तो वो अपने सीजीएसटी क्रेडिट को खत्म करेगा, पहले तो उसकी जो सीजीएसटी लाइबिलिटी है उसको पूरा का पूरा खत्म करेगा। ऐसा नहीं करेगा कि सीजीएसटी पहले आईजीएसटी को दे देगा सारा का सारा और उसके बाद वो सीजीएसटी में कैश लेजर में जमा करा देगा। सीजीएसटी के पास जो इनपुट पड़ा है वो पहले किसको जाएगा, सीजीएसटी को, और फिर बचेगा तो वो आईजीएसटी को जाएगा। तो यहाँ पे इसने क्या किया कि सीजीएसटी की जो 1,33,000 की लाइबिलिटी थी उसको अपने सीजीएसटी के इनपुट से पूरा दे दिया और बाकी के जो इनपुट बचा वो उसको किसको दे दिया, आईजीएसटी को। यानी कि आईजीएसटी को किस हेड से मिला, आईजीएसटी को 7,13,000 रुपए की पेमेंट जो हो रही है वो पहले तो आईजीएसटी हेड के बैलेंस से खत्म हो रही है, साथ में सीजीएसटी ने 2,14,000 रुपए दिए हैं, ठीक है। वैसे ही एसजीएसटी ने अपनी लाइबिलिटी का इनपुट पहले एसजीएसटी के आउटपुट को दिया और जो बचा हुआ अमाउंट है वो एसजीएसटी को दे दिया। तो वो किसको दिया, आईजीएसटी को दिया। तो आईजीएसटी को टोटल जो रिसीव हुआ कितना रिसीव हुआ, 2,02,000 आईजीएसटी से, 2,14,000 सीजीएसटी से और 2,14,474 एसजीएसटी से, ठीक है। सीजीएसटी और एसजीएसटी की कोई भी फर्दर लाइबिलिटी नहीं बचती है, इसलिए जो मेरे को पेमेंट करना पड़ रहा है वो पेमेंट कितना करना पड़ रहा है, 81,768 रुपए। अब यहाँ पे ये तो रहा आईटीसी का सेटलमेंट। अब यहाँ पे आ जाएगा कि मुझे कैश लेजर से कितना देना है। तो मेरे पास कैश लेजर का तो कोई बैलेंस है नहीं भाई, तो मेरे को बता रहा है कि कैश लेजर जो आपको करना है ना वो अदर देन रिवर्स चार्जेस के लिए आईजीएसटी की 81,768 रुपए करनी है, सीजीएसटी एसजीएसटी और सेस की कुछ भी नहीं करनी है। रिवर्स चार्जेस के लिए अगर यहाँ पे जो वैल्यू होती तो उसका आईटीसी नहीं होता, यहाँ पे जो वैल्यू होती वो पूरी की पूरी वैल्यू उठ के मेरी यहाँ पे चली आती, ठीक है। उसको हम सेटलमेंट नहीं कर सकते हैं, उसको मुझे यहाँ पे डालना पड़ेगा, ठीक है। तो रिवर्स चार्ज की कोई लाइबिलिटी नहीं है, ना ही इंटरेस्ट की लाइबिलिटी है, ना ही मेरी कोई लेट फीस की लाइबिलिटी है, कुछ भी मेरी कोई लाइबिलिटी नहीं है। इसके अलावा मेरी जो लाइबिलिटी है वो सिर्फ टैक्स की लाइबिलिटी है जो कि 81,762 है। अब इस पॉइंट पे मेरे को राइट में करता हूँ तो राइट में कहता है कि यूटिलाइज कैश बैलेंस। आपके पास जो कैश बैलेंस है उसको यूटिलाइज करने के बाद, तो मेरे पास तो कोई कैश बैलेंस है नहीं, अगर होता तो मैं यहाँ पे दिखा देता कि भैया आपका ये वाला कैश बैलेंस हमने यूटिलाइज कर लिया और इसके बाद भी आपको एडिशनल कैश कितना रिक्वायरमेंट है, तो 81,768 रुपीज का। यहाँ तक क्लियर है सबको? सर कैश बैलेंस कहाँ से मिलेगा, आएगा सर? कैश लेजर का बैलेंस आएगा चलान के थ्रू, अभी हम लेके आते हैं, ठीक है। अब देखो, अब मेरे पास 768 रुपए नहीं है, ठीक है। अब नहीं है भाई, इसको रिटर्न तब तक नहीं जाएगी जब तक ये बैलेंस नहीं होगा। तो मैं क्या करूंगा, अपनी इतने रुपए का चलान बनाऊंगा। अब या तो आप डायरेक्टली चलान बना सकते हो, चलान में जाके सर्विसेज टैब के अंदर पेमेंट में जाके क्रिएट चलान करोगे, या फिर आप रिटर्न्स में ही डायरेक्टली यहीं पे क्या करोगे, मेक पोस्ट क्रेडिट, ठीक है, टू लेजर करोगे या क्रिएट चलान करोगे, ठीक है। तो अगर मेक पेस्ट पोस्ट क्रेडिट करोगे तो चूंकि बैलेंस नहीं है तो भी हमारा अमाउंट सेटल नहीं होगा आपस में, तो मुझे यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, क्रिएट चलान करना पड़ेगा। तो मैं क्रिएट चलान वाला बटन यूज नहीं करता, मैं तो ये वाला यूज करता हूँ। मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा, ये कहेगा एनी रिकॉर्ड ठीक है प्लान का, और एग्री एंड कंटिन्यू। एग्री एंड कंटिन्यू करने ही ये वार्निंग देगा मेरे को, यू डू नॉट हैव सफिशिएंट बैलेंस इन इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर, डू यू वांट टू क्रिएट चलान। मैं कहूंगा यस। यस करते ही ये चलान पे लेके जाएगा ऑटोमेटिकली, ठीक है। और चलान में जिस हेड में लायबिलिटी की रिक्वायरमेंट होगी पेमेंट की, ये कह रहा है कि चलान किस लिए है, तो एनी अदर पेमेंट, और आईजीएसटी हेड में पेमेंट किस हेड में जा रहा है, तो टैक्स वाले हेड में 81,768, ठीक है। टोटल चलान अमाउंट 81,768। अब इसकी पेमेंट की बारी आती है, तो पेमेंट हम ई पेमेंट मोड से अभी पहले सीख रहे हैं, अभी हम चलान को डिटेल में समझाऊंगा मैं बाद में, ठीक है। तो ई पेमेंट मोड सिलेक्ट करते हैं, जनरेट चलान। जनरेट चलान करने के बाद जीएसटी का चलान जनरेट हो गया, सीपीआई नंबर जनरेट हो गया, चलान जनरेशन डेट आ गई, चलान की एक्सपायरी डेट आ रही है 8/5 तक, ये इसका जीएसटी नंबर है, ये कंपनी का नाम है, 81,768, प्रेफर्ड बैंक, नेट बैंकिंग, ये सब भी मिलती है।
तो मैं यहाँ पे नेट बैंकिंग सिलेक्ट कर लेता हूँ। नेट बैंकिंग में मैं सिलेक्ट करता हूँ आईसीआईसीआई बैंक और एग्री करके इसको मेक पेमेंट पे क्लिक कर देते हैं। ठीक है, अब ये मुझे बैंक के पोर्टल पे रूट करेगा, जहां पे ही बता रहा है कि पेमेंट मोड क्या है, ये जीएसटी नंबर के अगेंस्ट में 81,768 की पेमेंट रिक्वायर्ड है, और आपको जिस मोड में भी पेमेंट करना है, तो यहाँ पेमेंट एज ए रिटेल में यूजर सिलेक्ट कर रहा हूँ। दिमागी ठीक है, खराब है। क्योंकि मेरा अकाउंट आईसीआईसीआई बैंक में है, पार्टी ने मुझे इसका अमाउंट चलान भेज दिया था पेमेंट करने के लिए, तो मेरे को रिसीव हो गया है। अब मैं बैंक मोड से जाके पे कर दूंगा। ठीक है, अब यहाँ पे मैं जो है आपके स्क्रीन को थोड़ा पॉज करूंगा, क्योंकि मेरी बैंकिंग डिटेल्स है। ठीक है, जब अपनी बैंकिंग ट्रांजेक्शन के थ्रू लॉगिन कर लूंगा, लॉगिन करने के बाद मेरे से ओटीपी मांग रहा है। ठीक है, ये तो मैं आपको दिखा सकता हूँ, कोई इशू नहीं है। और यहाँ पे मैं इसको सबमिट कर देता हूँ। सबमिट करते ही टेक्स्ट जो है वो कंफर्म हो गया, पेड हो गया। ठीक है, और यहाँ पे मैं क्लिक करूंगा रिटर्न टू गवर्नमेंट साइट। तो इस पे क्लिक करते ही ये वापस से किस पे लेके जाएगा, जीएसटी के पेज पे, जहाँ पे मेरे को आ जाएगा योर पेमेंट इज सक्सेसफुली कंप्लीटेड, टैक्स रेमिटेंस ऑफ 81,762 वाया द बैंक ट्रांजेक्शन आईडी दिस सक्सेसफुली कंप्लीटेड। व्यू रिसीट, आप रिसीट यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो, या फिर डायरेक्टली आप कंटिन्यू करोगे तो रिटर्न्स पे चले जाओगे। ठीक है, अब यहाँ से हम डायरेक्टली रिटर्न्स पे जा रहे हैं, हमें कहीं जाने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली रिटर्न्स पे लेके जा रहा है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे मेरे पास क्या आ गया। अब मेरे पास पेमेंट इसी पेज पे में जो बैलेंस अवेलेबल है वो आईजीएसटी के अंदर कितना अवेलेबल है, 81,768, जो कि शुरू में हमारा क्या था, 00 था। अब हम नीचे यहाँ पे आते हैं, तो अगेन सेटलमेंट में जब जा रहे हैं, तो यहाँ पे मेरे को बता रहा है इतना रिक्वायरमेंट है 81,768 की, जो कि मेरे पास यूटिलाइज बैलेंस अभी ऑलरेडी है, तो इसलिए मैंने 81,768 रुपए यूटिलाइज कर लिया। एडिशनल मुझे कुछ भी की रिक्वायरमेंट नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पे इस पॉइंट पे मैं गवर्नमेंट के साथ अपना टैक्स सेटलमेंट करने के लिए तैयार हूं। यानी कि जो मेरी लाइबिलिटी 9,69,000 की थी, उसको मैं इनपुट से 8,97,000 इनपुट से प्लस 81,768 रुपए कैश लेजर के थ्रू चलान भर के जमा करा दिया, और अब मैं इसको सेटल करूंगा। इस पॉइंट पे अगर आप छोड़ दोगे तो ये कैश लेजर यूटिलाइज भी नहीं होगा, आईटीसी भी यूटिलाइज नहीं होगा। अगर आपने 2 दिन बाद रिटर्न फाइल किया लेट, तो आप पे इंटरेस्ट की पेनल्टी लगेगी, क्योंकि आपने गवर्नमेंट को टैक्स नहीं दिया है, अभी सिर्फ कैश लेजर में या इनपुट टैक्स लेजर में ही रखा था। तो अब यहाँ पे आप क्या करोगे, मेक पोस्ट क्रेडिट करोगे। जैसे ही आप ये करोगे, इसके बाद आप कोई भी चेंजेस अपने ना आईएमएस में कर पाओगे, ठीक है, ना ही आप इसमें कर पाओगे। ठीक है, यहीं पे आपका लॉक हो जाएगा। एग्री एंड कंटिन्यू करने के साथ वार्निंग करेगा, यस करते ही आपकी जो टैक्स क्रेडिट सेटलमेंट थी वो प्रोसेस हो जाएगी। ठीक है, आपके उससे सेटल हो जाएगा। ठीक है, और आप इसके बाद आपके पास जो बैलेंस है वो खत्म हो जाएगा। अब यहाँ पे कहता है लायबिलिटी ऑफसेट सक्सेसफुली, लायबिलिटी ऑफसेट क्रेडिट क्लेम हैज बीन डन सक्सेसफुली, काइंडली फाइल द रिटर्न। ठीक है, ये गायब हो गया हमारा। वापस से चलते हैं डैशबोर्ड पे, कोई बात नहीं। ठीक है, अब देखो मेरे पास, मैं वापस से आता हूँ डैशबोर्ड पे। अब मैं अपने 3B में कुछ भी चेंज नहीं कर पाऊंगा इस पॉइंट पे। अब मैं अपने 3B में कोई भी पॉइंट चेंज नहीं कर पाऊंगा। मुझे अब इसको बस फाइल करना पड़ेगा, तो करना पड़ेगा, मैं इसमें कुछ भी चेंज नहीं कर सकता। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे रिटर्न स्टेटस क्या रहा है, सबमिटेड। सबमिटेड का मतलब हमने डेटा सबमिट कर दिया है, टैक्स की सेटलमेंट कर दी। अब यहाँ पे मैं कुछ भी चेंज करूं, कोई चेंज अलाउड नहीं होगा। यहाँ पे सारे फील्ड मेरे ब्लॉक हो गए। ठीक है, ये मेरे सारे फील्ड। ठीक है, वहीं पर इस पॉइंट पे मैंने इसको वेरीफाई नहीं किया। रिटर्न की कल लास्ट डेट है 24 तारीख, और अब मैंने उसको वेरीफाई जो किया, वो वेरीफाई कब किया, वेरीफाई मैंने सपोज डायरेक्ट वेरीफाई करा कब, तो वेरीफाई करा मैंने उस दिन के बाद, मतलब 2, 4, 5 दिन के बाद। तो मेरे को लेट फीस लगेगा, इंटरेस्ट नहीं लगेगा मेरा। ठीक है, लेट फीस जरूर लगेगा, इंटरेस्ट नहीं लगेगा। ठीक है, मास्टर है मैं टीचर। फाइल 3B किताबें बेच दी। ठीक है, अब यहाँ पे डायरेक्टली मैं प्रोसीड टू पेमेंट पे जा रहा हूँ। ठीक है, ये ऑलरेडी मेक पोस्ट हो रखा है, कुछ नहीं करना है यहाँ पे, सिंपली प्रोसीड टू फाइल करना है। ठीक है, आई वेरिफिकेशन पे क्लिक करना है, ऑथराइज सिग्नेचर सिलेक्ट करना है, और ईवीसी या 3B के थ्रू आपको जो भी डीएससी के थ्रू आपको वेरीफाई कर दूंगा। अब मैं पार्टी को फोन नहीं कर सकता ईवीसी के लिए, इसलिए मैं इसको कल कर दूंगा। जब आप ईवीसी पे क्लिक करोगे तो एक विंडो ओपन हो जाएगी। विंडो में आपको पार्टी से ईवीसी कोड लेना है, और ईवीसी कोड डाल के सबमिट कर देना, आपका रिटर्न फाइल हो जाए। क्लियर है? हाँ जी,
यस सर। यस सर। समझ में आ गया आपको? यस सर। थोड़ा थोड़ा। थोड़ा थोड़ा, ये थोड़ा थोड़ा तो नहीं समझ में आना चाहिए, बड़े अच्छे से समझाया है। किसको किसको थोड़ा समझ में आया जरा बताना मुझे। वो करवाना पड़ेगा सर। उल्लू समझते हैं। हाँ अभी तो कराएंगे यार, एक दो बार और कराएंगे, फ्री भी, टेंशन मत लो। हाँ सर। सब आज हमने वो रिटर्न्स करा जिसके अंदर हमें कुछ भी चेंजेस करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक है। हमने अपने R1 के अकॉर्डिंग फ्री भी करा और IMS के अंदर आउटपुट जो आउटपुट आया था उसके अकॉर्डिंग हमने यस अपना पछाड़ी। किया, ठीक है। एक बार वो करेंगे तो सर हो मान के जाएगा चल रहे हैं सर। कि जो भी हमारे पास ITC है वो सारा का सारा एलिजिबल है, सर ठीक है। R1 फाइल करने के बाद क्या उसको सर चेंज किया जा सकता है सर? R1 फाइल करने के बाद R1 को हम चेंज नहीं कर सकते, R1 के टेबल्स को नेक्स्ट R1 में अमेंड कर सकते हैं, ठीक है, वो इनवॉइसेस को। लेकिन 3B के अंदर आप जो R1 में फाइल अमाउंट फाइल किया उससे बढ़ा के डालोगे, बढ़ा के डाल सकते हो, कम करके नहीं डाल सकते हो। ओके सर। चलो जी फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। होप कि सबकी क्वेरी रिजॉल्व करी मैंने, ठीक है। निकला। और 3B को बहुत हद तक समझाया, बट आगे भी और समझाएंगे, ठीक है। ओके सर। चलो तो गुड नाइट टू ऑल। गुड नाइट। Good night. ओके सर, गुड नाइट सर। गुड नाइट।